नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए फिल्मकार महेश भट्ट एक बार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि राजेश खन्ना की हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। जफर की तरह ही राजेश खन्ना भी एक ऐसे सुल्तान थे जो अपनी सल्तनत खो चुके थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि अब उनका जमाना नहीं रहा। यह बात एक इंटरव्यू में खुद महेश भट्ट ने कही थी और राजेश खन्ना के संदर्भ में कही थी, राजेश खन्ना को लेकर कही थी। 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदाज में बहुत बदलाव आने लगे थे। सितारों की नई पीढ़ी भी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म की तूफानी कामयाबी के बाद वो बड़े स्टार्स की जमात में आकर खड़े हो गए थे। सिनेमा के कई जानकार तो आज भी लव स्टोरी के बाद उनके जादुई क्रेज की तुलना राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से करते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि यह सफलता बहुत कम समय के लिए रही और कुमार गौरव वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। इसी दौर में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं ने अपनी पहचान दर्ज करा दी। 80 के दशक के कई साल हिंदी फिल्मों के बुरे दौर और घटिया गीत संगीत के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के साथ म्यूजिकल फिल्मों की वापसी हुई। फिल्म का निर्माण करने वाले वही नासिर हुसैन थे जिन्होंने करीब 2 दशक पहले राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्म बहारों के सपने बनाई थी। कयामत से कयामत तक की जबरदस्त कामयाबी ने इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक स्टार आमिर खान दिया और इसके अगले साल 1989 में राशि प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेटे सलमान खान रातों रात एक रोमांटिक स्टार बन गए। इसी दौर में राजेश खन्ना वो फिर आएगी और ममता की छांव में जैसी बकवास फिल्में कर रहे थे। इंडस्ट्री में वो हाशिए पर जा चुके थे, अकेले और हारे हुए। इस बुरे दौर में उन्होंने कुछ पुराने रिश्ते बेहतर करने की भी कोशिश शुरू की। यश चोपड़ा कैंप में भी उनकी वापसी हुई। फिल्म विजय में उनका एक अहम रोल था, लेकिन यह फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और राजेश खन्ना जिस सुनहरे दौर को वापस लाना चाहते थे वो फिर से वापस नहीं आ पाया। भावना सोमाया जो मशहूर फिल्म पत्रकार हैं, वो एक इंटरव्यू में कहती हैं, एक दिन राजेश खन्ना ने फोन उठाया और अंजू महेंद्रू को फोन मिला दिया। अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड और एक जमाने में लिव इन रिलेशनशिप में रही और फिर अचानक से डिंपल कपाड़िया से शादी के बाद अंजू और राजेश खन्ना का रिश्ता टूट गया था। तो भावना सोमाया कहती कि एक दिन राजेश खन्ना ने फोन उठाया और अंजू महेंद्रू को अचानक से फोन मिला दिया। अंजू ने उन्हें अपने घर बुलाया। फिर एक शाम राजेश खन्ना उसी बंगले में पहुंचे जो उन्होंने एक जमाने में खुद अंजू महेंद्रू को तोहफे में दिया था और फिर जिसके आगे से वो एक रोज अपनी बारात लेकर गुजरे थे। भावना सोमाया लिखती हैं कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर रोकी तो जैसे वक्त भी रुक गया। पुराने दौर के साथ ही उसी तरह से वो हाथ में सिगरेट लिए काका रूम में आए और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना ड्रिंक मंगवाया। पुरानी यादों में डूबी ये शाम बड़ी खूबसूरती से गुजरी। इसके बाद धीरे धीरे अंजू एक एक्स गर्लफ्रेंड से राजेश खन्ना की करीबी दोस्त और राजदार बन गई। साथ ही वो उनके ऑफिस के काम में भी हाथ बटाने लगी। उस शाम के बारे में बात करते हुए अंजू ने कहा, जब हमने 17 साल बाद एक दूसरे से बात की तो मैं जानती हूं और मानती हूं कि हमें कुछ अजीब सा लगा। मैंने पहले की तरह उन्हें जतिन कहकर नहीं पुकारा और ना ही उन्होंने मुझे निकी कहा, और अगर हम ये करते तो ये बहुत फिल्मी लगता। अगला कदम शायद डिंपल से बात करना था। उन्होंने एक बार फिर से निर्माता बनने का फैसला किया और जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म लॉन्च की। हैरत की बात यह थी कि राजेश खन्ना ने इसमें अपनी हीरोइन डिंपल को लिया। डिंपल कपाड़िया जिनके वो फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, उन्हीं को अपनी हीरोइन बनाया। और
ये वही राजेश खन्ना थे जो सालों साल बार बार ये कहते आए कि उनकी पत्नी फिल्मों में कभी भी काम नहीं करेगी। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। ये फिल्म कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। इसके रिलीज न होने की वजह भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली के मुताबिक इसमें राजेश खन्ना डिंपल के कई बोल्ड सीन थे। राजेश खन्ना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ काम करने पर कोई एतराज नहीं था, और न ही कि वो फिल्मों में काम करें या ना करें, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे डिंपल के टैलेंट का कोई अंदाजा नहीं था, वरना मैं उन्हें कभी नहीं रोकता। टैलेंट पर अंकुश लगाना तो क्रूरता है। जब तक मैंने बॉबी देखी, हमारी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन बाद में जब मैं टीना मुनीम के साथ रहा, मैंने कहा काम करो ताकि कोई मलाल ना रहे, और मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता था जो डिंपल कपाड़िया के साथ हुई। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का तो ये तक मानना था कि राजेश खन्ना इस फिल्म को डिंपल के नाम पर पब्लिसिटी दिलवाना चाहते थे, क्योंकि अब डिंपल उनसे ज़्यादा खबरों में थी और उनकी फिल्में चल रही थी। बॉलीवुड न्यूज़ सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा एक इंटरव्यू में बताते हैं, उस समय हर फिल्म मैगजीन राजेश डिंपल के ज्वाइंट इंटरव्यू की कोशिश में लगी थी। दिनेश ने राजेश खन्ना के इस दौर को करीब से देखा। 1990 में वो मूवी मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे। दिनेश बताते हैं, हमने सोचा चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं और मेरी सहयोगी फिल्म पत्रकार नीना अरोड़ा ने फैसला किया कि हम अमिताभ राजेश खन्ना के ज्वाइंट इंटरव्यू की कोशिश करेंगे, जबकि हम जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और न ही साथ में फिल्में करते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों में ईगो क्लैश है। और दिनेश बताते हैं, दिनेश रहेजा, कि नीना अरोड़ा राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती थी। राजेश खन्ना सीनियर थे, इसलिए फैसला किया गया कि पहले जो बातचीत है वो राजेश खन्ना से की जाए। तो पहले राजेश खन्ना से इस बारे में बात हुई और राजेश खन्ना ने नीना की बात सुनी और अपनी रजामंदी भी दी, हामी भरी। और इसके बाद दिनेश और नीना अमिताभ से मिलने गए, क्योंकि दिनेश बताते हैं, हमने अमिताभ से कहा कि हम पहले राजेश खन्ना से बात कर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे हालात बने कि आप हाँ कह दें और बाद में राजेश खन्ना इंटरव्यू के लिए मना कर दें। राजेश खन्ना ने हाँ कह दी है। अमिताभ ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। ये वाकई इतना ही आसान था, मगर अब हमें एक दूसरा डर सता रहा था, ये दिनेश रहेजा इस इंटरव्यू में बताते हैं। और डर यह था कि वक्त के पाबंद अमिताभ बच्चन तो समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना अगर अपनी आदत के मुताबिक लेट पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए मुंबई के सेंटोर होटल में एक कमरा बुक किया गया। तय समय पर दिनेश की नजरें होटल की लॉबी के गेट पर टिक गई और ठीक उसी पल उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन होटल के एक गेट से लॉबी में दाखिल हुए। उस लम्हे राजेश खन्ना के बारे में सोचकर दिनेश की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन तभी कमाल हो गया, और कमाल यह कि बिल्कुल ठीक समय पर दूसरे दरवाजे से राजेश खन्ना ने भी होटल में एंट्री मारी। लॉबी के दो अलग अलग गेट से हिंदी सिनेमा के दो महान सुपरस्टार दाखिल हो रहे थे। 17 साल बाद दोनों इस तरह साथ चलते हुए आ रहे थे। वो वाकई एक यादगार सीन था। दिनेश रहेजा याद करते हैं, दिनेश कहते हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि राजेश खन्ना बिना लेट हुए बिल्कुल सही समय पर आ गए थे। और आखिर राजेश खन्ना क्या सोच रहे थे, वो इस ज्वाइंट इंटरव्यू के लिए क्यों तैयार हुए, बहुत सारे सवाल मन में थे। और राजेश खन्ना ने अपनी पसंदीदा विस्की मंगवाई और अमिताभ के लिए वाइन ऑर्डर कर दी। दोनों के बीच 17 साल की झिझक हवाओं में तैर रही थी। दिनेश रहेजा के मुताबिक अमिताभ बहुत कम बोल रहे थे, जबकि राजेश खन्ना बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। शुरुआत में इंटरव्यू सही दिशा में नहीं जा रहा था। वही आम बोरिंग बातें, दोनों सवालों के छोटे छोटे जवाब दे रहे थे। दिनेश रहेजा बताते हैं कि फिर राजेश खन्ना बड़े जोश में आ गए और खुद भी अमिताभ बच्चन से सवाल पूछने लगे। अमिताभ पूरी तरह से खुल नहीं रहे थे और शायद इसलिए राजेश खन्ना ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दीवार के बाद मुझे हमेशा इनसे जलन हुई।
मगर जब ये फिसलते थे तब मैं मुस्कुराता था, क्योंकि ये भी वही गलतियां कर रहे थे जो मैंने की थी। जलन की बात इस तरह कबूल करना राजेश खन्ना के स्वभाव और ईगो से बिल्कुल अलग था। लेकिन शायद 17 साल के बाद अब राजेश खन्ना 1973 के उस अहम साल में हुई घटनाओं से खुद को अलग करके समझ सकते थे। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अहम साल था, जब उनका अंजू से ब्रेकअप हुआ, डिंपल से शादी हुई और यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी आखिरी फिल्म नमक हराम रिलीज हुई। और इस साल के बाद उनकी निजी जिंदगी और करियर में सब कुछ बदल गया। सवाल यह है कि क्या यह वही बदलाव था जिसे स्वीकार करने में राजेश खन्ना को 17 साल लग गए। मूवी मैगजीन को दिए इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में अपना दिल खोलकर रख दिया और अपने तूफानी स्टारडम से नाकामी के अंधेरों तक का सफर उन्होंने बड़े जज्बात से बयां किया। राजेश खन्ना ने कबूल किया कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। मुझे अब भी वो पल याद है जब मुझे अंदाजा हुआ कि जबरदस्त सफलता आपको किस तरह हिलाकर रख देती है। अगर आप पर इसका असर नहीं होता तो आप इंसान नहीं हैं। वो फिल्म अंदाज के बाद का वक्त है जब बेंगलोर में विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ हुआ था। दूर दूर तक मुझे बस लोगों के सिर नजर आ रहे थे, सिर के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम है। वो मंजर देखकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। फिर जब मुझे नाकामी की ठोकर लगी तो मैंने शराब का सहारा लिया। ये तमाम बातें राजेश खन्ना ने खुलकर कही। उस इंटरव्यू के बारे में बताते हुए दिनेश रहेजा भी उन्हीं यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि राजेश खन्ना अपनी तरह के अकेले ही थे। उन जैसे स्टार्स अब होते ही नहीं और वो आकर्षक थे, कुछ रहस्यमय भी थे और सीधे दिल से बात करते थे। और हाँ, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। इस इंटरव्यू को पढ़कर सबसे पहले यही लगता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने ज्यादातर जवाब दिमाग से दिए, पॉलिटिकली करेक्ट दिए, जैसे बहुत सोच समझ कर बोल रहे हूं। इस बात से दिनेश रहेजा भी इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि अमिताभ बच्चन उस इंटरव्यू में ज्यादा सतर्क थे, जबकि काका जी यानी राजेश खन्ना उनसे उत्साहित होकर कह रहे थे, कम ऑन, कामयाबी ने तुम पर कोई तो असर डाला होगा, बताओ तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश खन्ना बहुत दिल से बोल रहे थे। वो अमिताभ की तारीफ किए जा रहे थे और कह रहे थे कि तुमने मुझसे स्टारडम लिया। दोनों ने अपनी पत्नियों के बारे में भी बात की और खुलकर बात की। उनकी तारीफ का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि फिल्मों में आने की एक प्रेरणा राजेश खन्ना भी रहे और आनंद में उनके साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं सिर्फ इसलिए मशहूर हो गया था क्योंकि मैं इनके साथ आनंद में काम कर रहा था। चाहे आनंद हो, नमक हराम, सेट्स पर हमारे बीच कभी कोई बहस नहीं हुई, न ही हमने एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोला या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के दौरान पी गई शराब का असर था या वाकई सालों बाद एक दूसरे के सामने आने पर दिल खुल गए थे, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन दो सुपरस्टार्स की इस बातचीत में एक बात जरूर सामने आई कि अपनी जगह दोनों शायद बिल्कुल सही थे। सारी लड़ाई सुपरस्टार के ताज की थी और ताज के दावेदारों में दोस्ती होना शायद कभी किसी दौर में मुमकिन नहीं। दिनेश रहेजा बताते हैं कि इस इंटरव्यू ने उस दौर में काफी धूम मचाई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोनों ने साथ बैठकर इतना लंबा इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जब वो पत्रिका बाजार में आई, उसके बाद मैं किसी काम से होटल सेंटोर गया था। वहां महेश भट्ट ने मुझे देखा और चीख कर बोले, यार तुमने तो इतिहास बना दिया। दोनों को साथ ले आए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।